हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 13 हम बीमार क्यों होता है के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उन क्लास में हमने इस अध्याय से बेसिक जितनी भी व्याख्या थी उस व्याख्या को हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने रोग पढ़ लिया था, एड्स पढ़ लिया था, रोगों से बचाव के उपचार पढ़ लिए थे। जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर के उन सभी को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। तो उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने देखी होगी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास देख ले, ताकि आपको प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेज संख्या 200 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों की। देखिए, पहला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए दो आवश्यक स्थितियां है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां निम्नलिखित है। पहली कौन सी है? ताज़ा, स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए इसके लिए जरूरी है कि आप ताज़ा भोजन करें, स्वच्छ तथा पौष्टिक आहार का सेवन करें। दूसरी स्थिति क्या है? सामुदायिक स्वच्छता। यानी आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ संपूर्ण रूप से साफ सफाई हो, गंदगी ना हो, ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां ना फैलें। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये दो प्रमुख बातें जरूरी है। पहला, ताज़ा, स्वच्छ तथा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, और दूसरा सामुदायिक स्वच्छता। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, रोग मुक्ति की दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए। यानी कि रोग मुक्ति की, आपको रोग न हो इसके लिए दो आवश्यक परिस्थितियां क्या है। तो पहली देखो बच्चों, रोग मुक्ति की दो आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहली है अच्छा, ताज़ा और संतुलित आहार। ठीक है। दूसरी क्या है? स्वच्छता के अनुरूप आदतें तथा स्वच्छ वातावरण। ये क्या है? रोग मुक्ति के लिए दो आवश्यक परिस्थितियां है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो पूरी संभावना है कि आप रोग मुक्त रहोगे। जिसमें पहली संभावना क्या है, या पहली स्थिति क्या है? अच्छा, ताज़ा और संतुलित आहार। दूसरी क्या है? स्वच्छता के अनुरूप आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए और आपके आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। ये दो क्या है? दो आवश्यक परिस्थितियां है जिनकी वजह से आप रोग मुक्त हो सकते हो। देखिए, रोग मुक्ति अलग है, अच्छा स्वास्थ्य अलग है। जब एक अच्छे स्वास्थ्य की बात होती है तो एक व्यक्तिगत व्यक्ति की बात होती है, लेकिन जब रोग मुक्ति की बात होती है तो एक बड़े जन समुदाय की बात होती है कि जिस आप समुदाय में रह रहे हो वहाँ रोग मुक्ति से सभी लोग, यानी कोई भी लोग हैं वो रोग से ग्रस्त न हो। तो इसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है? तो इन दोनों में कुछ विभिन्नता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, तीसरा प्रश्न, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न क्यों? यानी कि अभी जो हमने दो प्रश्न पढ़े, एक पढ़ा हमने कि अच्छे स्वास्थ्य की क्या विशेषता है और एक रोग मुक्ति के लिए आवश्यक दो परिस्थितियां क्या है। क्या दोनों के उत्तर एक जैसे हैं, और अगर एक जैसे हैं तो कैसे हैं, और अगर भिन्न है तो क्यों है? तो हम कहेंगे कि दोनों प्रश्नों के उत्तर एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि परंतु दोनों आपस में पूरी तरह कैसे हैं? संबंधित है। यानी कि दोनों के उत्तर तो एक जैसे नहीं है, क्योंकि अभी हमने चर्चा की एक अच्छे स्वास्थ्य का मतलब एक व्यक्तिगत व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन एक रोग मुक्ति का मतलब एक व्यापक परिभाषा है। रोग मुक्ति यानी कि एक बड़ा समुदाय अगर रोग से मुक्त हो तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि उस समाज में अच्छे भोजन की सुविधा हो, स्वच्छ वातावरण हो, सामुदायिक स्वच्छता हो। तो जब रोग मुक्ति की बड़ी बात आती है तो एक बड़े व्यापक क्षेत्र की बात होती है, लेकिन अगर एक अच्छे स्वास्थ्य की बात आती है तो फिर वो एक व्यक्ति पर लागू होती है कि एक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य कब हो सकता है। तो इन दोनों का उत्तर तो एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब व्यक्ति खुद स्वस्थ होगा तो समाज भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वच्छ रहना भी जरूरी है। यानी अगर आप पौष्टिक भोजन कर रहे हो लेकिन अगर आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रख रहे, तो इससे भी क्या है? आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो केवल पौष्टिक भोजन कर लेने से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। उसके साथ साथ आपको उचित क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, आपके शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर के दूसरे पहलुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपका एक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, पेज संख्या 203।
ठीक है, जो पेज संख्या 200 पर 3 प्रश्न दिए हुए थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया। आगे हम बात कर रहे हैं पेज संख्या 203 पर दिए गए प्रश्नों की। देखिए पहला प्रश्न, ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं। ये बोल रहा है कि कोई ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आपको लगता है कि आप बीमार हैं और चिकित्सक के पास आपको जाना चाहिए, और यदि इनमें से अगर एक भी लक्षण है तो क्या फिर भी आप चिकित्सक के पास जाएंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखो, तो हम कोई भी 3 कारण लिख सकते हैं कि ऐसे 3 कारण जिससे हम सोचते हैं कि हम क्या है, बीमार है तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। वो कारण क्या हो सकते हैं। देखो, पहला, जब शरीर के कुछ अंग तथा तंत्र ठीक से कार्य न कर रहे हो। जैसे कभी कभार क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दियों के मौसम में सर्दी लग जाती है, जुकाम लग जाता है, सिर दर्द होता है, तो आपका जो श्वसन तंत्र है वो सही से काम नहीं करता, जाम हो जाता है ना, नाक से आप सांस ले नहीं पाते, मुंह से सांस लेनी पड़ती है, फिर आपको छींकने या खांचने की बीमारी हो जाती है, खांसी हो जाती है। तो वो क्या है, वो कुछ लक्षण हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आप भाई बीमार है और आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। इसी तरह देखो दूसरा, जैसे कुछ उदाहरण और हो सकता है, अनायास ही हमें थकान तथा कमजोरी प्रतीत हो। जब हम कोई कार्य न कर रहे हो फिर भी हमारे शरीर को लग रहा है कि हम थकान लग रही है, हमें कमजोरी महसूस हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं और हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए। तीसरा कारण देखो क्या हो सकता है कि किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, जैसे आपके पेट दर्द हो रहा हो, हाथ पैर दर्द हो रहा हो, कमर दर्द हो रही हो, तो ये क्या, ये शारीरिक कष्ट है। तो अगर इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भले ये तीनों दिखाई दे रहे हो या अगर इनमें से किसी एक के लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई एक लक्षण भी दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे परामर्श करके फिर उचित दवाई का सेवन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यदि ये लक्षण हमें दिखाई दे तो हम दवा लें और न लें, परंतु हमें चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। यानी अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको एक बार चिकित्सक को जरूर दिखाना चाहिए। चाहे फिर चिकित्सक कहे तो आप दवाई ले भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर आप में से कोई भी व्यक्ति को इन लक्षणों का आभास होता है और आपको लगता है कि ये लक्षण मुझ में मौजूद है तो निश्चित रूप से आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चले आगे देखें दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों। यानी कि हमें यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के लक्षण दिए गए हैं और बताया गया है कि इनमें से कौन सा लक्षण अगर आपके शरीर में मौजूद है तो आपके स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और क्यों। पहला है देखो, यदि आप पीलिया रोग से ग्रसित है। दूसरा, यदि आपके शरीर पर जू है। तीसरा, यदि आप मुहांसों, ठीक है, मुहांसों से ग्रस्त है। तो किस बीमारी में आपका शरीर ज़्यादा प्रभावित होगा और क्यों होगा। तो निश्चित रूप से देखें, पीलिया रोग लंबे समय तक रखने से यकृत यानी जो लीवर है वो ठीक से कार्य नहीं करता। यानी कि अगर आप पीलिया रोग से ज़्यादा समय तक ग्रसित होते हो तो धीरे धीरे आपका जो यकृत है, लीवर है, वो ठीक से कार्य नहीं करता। और हम जानते हैं कि यकृत एक अति महत्वपूर्ण अंग है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या पाचन क्रिया पर बुरा असर डालती है, इसीलिए लंबे समय तक पीलिया रोग जानलेवा भी हो सकता है। बाकी इन दोनों की तुलना में, जैसे जू है तो जू से आपकी मौत नहीं हो सकती या आपके स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके मुंह पे मुहांसे हुए हैं, चाले वगैरह हुए हैं, तो इससे भी आपके स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पीलिया से पड़ेगा। तो इन तीनों रोगों में से या तीनों कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है वो कौन सा है, पीलिया रोग, जिसकी वजह से आपका शरीर ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, कारण क्या है कि पीलिया रोग मानव यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है और लीवर जो यकृत होता है वो मानव के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस कारण से पीलिया रोग से आपका स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित होगा इन दोनों की तुलना में। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, पेज संख्या 210 के प्रश्नों। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न, जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है। यानी जब हम बीमार होते हैं तो एक डॉक्टर हमें एक अच्छा पाचन होने वाला भोजन और एक पोषण युक्त भोजन, जिसमें भोजन के जो आवश्यक अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ऐसी चीज़ों का सेवन करने को डॉक्टर क्यों कहता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए बच्चों, इसका कारण क्या है कि पौष्टिक भोजन से हमें प्रचुर मात्रा में देखो क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन आदि मिलते हैं। कौन से भोजन से, पौष्टिक भोजन से।
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, अति आवश्यक है। ये शरीर की आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करते हैं और बीमारी को जल्दी दूर करने में सहायक होते हैं। पौष्टिक भोजन होने के साथ साथ सुपाच्य भी होना चाहिए, मतलब उसका पाचन भी उचित तरीके से होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर भोजन से अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। तो देखो बच्चों, आपको कारण समझ में आया होगा कि एक जो पौष्टिक भोजन होता है, जिसको हम संतुलित भोजन भी कह सकते हैं, उसमें हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। तो अगर आप पौष्टिक भोजन करोगे तो ये सारे पोषक तत्व आपको अच्छे से मिल पाएंगे, और जब सारे पोषक तत्व आपके शरीर को अच्छे से मिल पाएंगे तो बीमारी को जल्दी दूर करने में ये क्या करेंगे, आपके शरीर की मदद करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो भोजन पौष्टिक होना चाहिए। दूसरा, कैसा होना चाहिए, सुपाच्य। सुपाच्य का मतलब है कि ऐसा भोजन होना चाहिए जिसका आपका शरीर आसानी से पोषण कर सके, आसानी से उसका पाचन कर सके। अब जब वो उसका आसानी से पाचन कर सकेगा तो इसका मतलब है कि उस भोजन में उपस्थित ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को हमारा शरीर ग्रहण कर पाएगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाएगा तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, और जब ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो वो ऊर्जा हमें विभिन्न रोगों से लड़ने में क्या करेगी, मदद करेगी। इसी कारण से जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एक अच्छा पाचित भोजन और एक पोषण युक्त भोजन करने की सलाह देता है। ठीक है बच्चों, चले आगे देखिए प्रश्न संख्या 2। संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। तो ये हमने पाठ के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा था कि संक्रामक रोग किन किन तरीकों अथवा विधियों से फैल सकता है। तो देखें, इसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्पर्श द्वारा, यानी कि अगर एक रोगी व्यक्ति के संपर्क में अगर एक स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी उस बीमारी से संक्रमित होने की पूरी संभावना रहती है। जैसे कोरोना में था कि एक व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आता है तो उस दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के भी कोरोना पॉजिटिव होने की पूरी संभावना बनी रहती थी, तो वो भी कह सकते हैं एक संक्रामक रोग था। दूसरा देखें, वायु द्वारा। हमने पढ़ा था कि वायु द्वारा भी संक्रमित रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। जैसे टीबी वगैरह हो गया, तो वो खांचने अथवा छींकने से एक व्यक्ति के जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है वो, या बैक्टीरिया जीवाणु, वो उस वायु के माध्यम से जब आप खांचेंगे अथवा छींकेंगे तो आपके मुंह से बाहर निकलेंगे और फिर वायु के द्वारा आपके आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो वायु के द्वारा भी संक्रामक रोग फैल सकता है। तीसरा देखो, जल द्वारा, यानी कि अगर एक रोगी व्यक्ति द्वारा जो जल उपयोग में लाया जा रहा है, अगर उसी जल का सेवन एक स्वस्थ व्यक्ति करता है तो हो सकता है कि उस रोगी व्यक्ति की बीमारी उस स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल जाए। तीसरा, भोजन द्वारा। तो जब आप एक रोगी व्यक्ति के द्वारा किए गए भोजन का सेवन जब एक स्वस्थ व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसकी बीमारी उसमें फैलने की संभावना बनी रहती है। आगे देखें, रक्त आदान प्रदान द्वारा, यानी कि अगर एक बीमार व्यक्ति का रक्त, जिसको पहले से कोई बीमारी है, अगर उसका रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उस अस्वस्थ व्यक्ति की बीमारी उस स्वस्थ व्यक्ति में होने की संभावना बनी रहती है। आगे देखें, कीटों द्वारा। हमने देखा था जैसे मलेरिया वगैरह रोग है तो वो कुछ कीटों अथवा मच्छरों के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। तो ये संक्रामक रोगों के फैलने के विभिन्न लक्षण थे। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो अभी हमने जैसी चर्चा की कि ये किन किन से फैल सकता है, जिन जिन तरीकों से फैल सकता है उन तरीकों को हम क्या करेंगे, उनसे बचने की कोशिश करेंगे और उनको सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि उन तरीकों से संक्रामक रोग ना फैले। ठीक है, तो देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ सावधानियां। सबसे पहला, रोगी साथी को अलग सीट पर बैठने या छुट्टी लेने की सलाह देंगे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई विद्यार्थी बीमार है तो हम उसको या तो थोड़ी अपने से थोड़ा दूर रखेंगे, दूर बैठाएंगे, या फिर उसे सलाह देंगे कि आप जब तक बीमार है तब तक आप छुट्टी ले लीजिए और घर पर क्या कीजिए, आराम कीजिए। दूसरा, कक्षा तथा स्कूल में सफाई का विशेष ध्यान रखना। दूसरा हम क्या करेंगे, अपनी कक्षा और स्कूल में भी सफाई का क्या करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे कि जैसे बाथरूम वगैरह है वहाँ पर गंदगी ज़्यादा ना हो, पानी कहीं पे ज़्यादा भरा ना हो ताकि उसमें कीट मच्छर न पनपे, जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है वहाँ पर अच्छी साफ सफाई हो, है ना। तो ये सारी सुविधाओं का हम ध्यान रखेंगे। आगे देखें, रोगी होने पर अन्य साथियों में चर्चा करके रोग के प्रति क्या करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो इसके बारे में हम अन्य साथियों से चर्चा करेंगे और उस रोगी व्यक्ति की क्या करेंगे, कुछ मदद करेंगे और उसमें उस रोग के प्रति जागरूकता फैलाएंगे कि भाई क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन दवाइयों या किन किन दवाइयों अथवा अस्पताल में जाकर संपर्क करना चाहिए, ठीक है ना, खान पीने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे ताकि उस रोगी व्यक्ति की मदद हो सके।
आगे विद्यालय में चिकित्सक से परामर्श करना तथा रोग के बारे में सभी छात्रों को बताना। तभी और क्या कि हम विद्यालय में किसी चिकित्सक को बुलाएंगे और चिकित्सक से फिर परामर्श करेंगे, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछेंगे और रोग के बारे में सभी छात्रों को जानकारी देंगे, ताकि जो विद्यार्थी है उनमें विभिन्न रोगों के प्रति जागरूकता फैले और वो उन विशेष सावधानियों का ध्यान रखे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लक्षण हैं। आगे टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना, कि विभिन्न रोगों के लिए हम स्कूल में भी टीकाकरण की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिनका या सावधानियां हैं जिनका उपयोग आप एक विद्यालय में संक्रामक रोगों को फैलने से कर सकते हैं। ठीक है, फैलने से रोकने के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 4, प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो देखो प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो प्रतिरक्षीकरण क्या है, हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की विधि को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को एक बार रोग हो जाता है तो अगली बार वो रोग न हो तो उसको बचने के लिए जो टीकाकरण कराया जाता है या फिर उस रोग से बचने के लिए हमारे शरीर में कुछ विशेष दवाइयों का क्या किया जाता है, विशेष दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उन दवाइयों को ग्रहण किया जाता है ताकि हमारे शरीर में उन रोगों से लड़ने के लिए पहले से ही हमारे शरीर में क्षमता विकसित हो जाए। जैसे अभी हम देख रहे हैं अपने वातावरण में कि कोरोना का टीकाकरण चल रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है कि आपके शरीर को कोरोना बीमारी होने से पहले ही तैयार कर लिया जाए, कि अगर आप भविष्य में आपको कोरोना बीमारी होती है तो आपका शरीर पहले से उस रोगाणु से या उस रोग से लड़ने के लिए सक्षम हो जाए और आपका शरीर ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो इसी को हम कहते हैं टीकाकरण। प्रतिरक्षण को मतलब क्या है कि आपके शरीर को किसी बीमारी के प्रति पहले से तैयार करना, यही है प्रतिरक्षीकरण। तो देखो इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में रोगाणुओं यानी कमजोर रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यानी कि जो वास्तविक रोगाणु है उसकी बजाय कुछ कमजोर रोगाणुओं को हमारे शरीर में पहले से प्रवेश कराया जाता है। और जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्या करता है, क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है, तथा जब इस प्रकार का वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। देखो इसका मतलब क्या बच्चों, जैसे अभी कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, तो जब वो टीकाकरण हो रहा है उसमें एक कमजोर कोरोना के वायरस को हमारे शरीर में पहले से ही क्या कराया, प्रवेश कराया जा रहा है। जैसे ही वो कमजोर रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या आ जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र समझ लीजिए धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु के खिलाफ विशिष्ट कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। और वे विशिष्ट कोशिका क्या करती है, उस रोगाणु को नष्ट करने का काम करती है। तो जब हमारे शरीर में कई सारी विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और अगर भविष्य में आपको उस रोग का वास्तविक रोगाणु आपके शरीर पर हमला करता है या आपके शरीर को रोगग्रस्त करने की कोशिश करता है तो उस रोगाणु के खिलाफ पहले से ही आपके शरीर में कोशिका क्या हुई है, बनी हुई है। तो वो कोशिकाएं जैसे ही वो रोगाणु वास्तविक रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो वो कोशिकाएं जो पहले से उस रोगाणु के विरुद्ध बनी हुई थी वो अपनी क्या करेगा, अपना कार्य करेगी और उस रोगाणु को शीघ्र ही समाप्त कर देगी। तो जब दूसरी बार आपको संक्रमण होगा, जो वास्तविक संक्रमण होगा, उस दौरान आपका शरीर ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा और आपका प्रतिरक्षा तंत्र बेहतरीन ढंग से कार्य कर पाएगा और उस रोगाणु को नष्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो यही है प्रतिरक्षीकरण। मतलब कि किसी व्यक्ति को वास्तविक रोग होने से पहले ही उसके शरीर को उस बीमारी के प्रति तैयार कर लेना, ताकि भविष्य में अगर वो बीमारी हो तो उस बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, वही होता है प्रतिरक्षीकरण। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध है, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्या है। तो देखें, तो ये प्रश्न आप अपने आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जाकर भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर टीकाकरण के कौन से कार्यक्रम उपलब्ध है और हमारे जो सामाजिक हमारा वातावरण है आसपास का, हमारा जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। तो देखें, हमारे पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में सामान्यतः तो पोलियो का टीकाकरण होता है जो प्रत्येक माह में लगभग होता है। टिटनेस, टाइफाइड, काली खांसी, सेचक, पीलिया आदि के टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, उपलब्ध है। और हमारे क्षेत्र में अभी विशेष कौन कौन से रोग फैल रहे हैं, तो वो हृदय रोग, मधुमेह, मलेरिया आदि स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुख्य समस्या है।
ये आपके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से इन समस्या को लिख दिया है। हो सकता है आपके क्षेत्र में अलग अलग तरह की कार्यक्रम उपलब्ध हो और अलग अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो वो आप अपनी इच्छा से लिख लें। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रश्न। तो ये आपके जितने भी पाठ के भीतर प्रश्न दिए गए थे, उन पाठ के भीतर के प्रश्नों को सॉल्व हमने कर लिया है। आगे हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए और बीमारी क्या थी। पहले हमें इनका जवाब देना है कि हम कितनी बार बीमार हुए हैं और बीमारी क्या थी। फिर दूसरा है, इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे और इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना चाहिए अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो देखें, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि पिछले एक वर्ष में मैं 2 बार बीमार हुआ। कितनी बार? 2 बार बीमार हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे। जिसके कारण क्या थे देखो, पहला कारण था मलेरिया तथा वायरल बुखार। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? दिनचर्या में परिवर्तन। क्या था? दिनचर्या में परिवर्तन। फिर यानी कि देखो, पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि इतनी बार बीमार हुए, तो मैं कितनी बार बीमार हुआ? 2 बार। बीमारी क्या थी? तो बीमारी मैंने बता दी, मलेरिया तथा वायरल बुखार। ये क्या थी? बीमारी थी। अब पहले प्रश्न का उत्तर इसके कि इस बीमारी को हटाने के लिए अब अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। तो दिनचर्या में देखो हम क्या परिवर्तन करेंगे। पहला, शरीर तथा अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, यानी अपने खुद के शरीर की और आसपास में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने पर कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे, यानी हमारे आसपास अगर कहीं पे गंदगी हो रही है या पानी जमा हो रहा है तो हम कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे। तीसरा, मच्छरों के प्रजनन की अनुकूल स्थितियों को रोकना, मतलब वही कि आपके आसपास अगर कहीं पे गंदगी जमा हो रही है, पानी जमा हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर मच्छर पनपेंगे। तो ऐसी स्थिति हम बनने नहीं देंगे, यानी पानी वगैरह जमने नहीं देंगे, गंदगी नहीं जमने देंगे, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ पर मच्छर पनपने की स्थिति ना बने। आगे, संतुलित तथा ताज़ा भोजन करेंगे और साफ पानी या फिर उबाल कर पानी पिएंगे। तो ये हम कुछ परिवर्तन अपनी दिनचर्या में करेंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था कि आप वर्ष में कितनी बार बीमार हुए। तो मैंने बताया कि मैं लगभग 2 बार बीमार हुआ था। बीमारी क्या थी? तो मलेरिया और वायरल बुखार। फिर हमने पढ़ा था कि अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे। तो दिनचर्या में हमने लिखा कि शरीर तथा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे। अपने आसपास में अगर कहीं गंदगी या कूड़ा कचरा पड़ा हो तो उसको निपटान करवाएंगे, या कहीं पे गंदा पानी जमा हो रहा है तो हम दवाई का छिड़काव करेंगे। इसके बाद मच्छरों के प्रजनन की जो अनुकूल स्थितियां हैं, जैसे गंदगी, कचरा, पानी के निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होना, तो ऐसी का हम उचित प्रबंध करेंगे। संतुलित तथा ताज़ा भोजन करेंगे और साफ पानी का सेवन करेंगे। देखो दूसरा क्या है, इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो देखो पास पड़ोस में हम क्या करेंगे। तो पहला हम करेंगे कि अपने आसपास के वातावरण की सफाई का ध्यान रखेंगे कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके आसपास पानी की उचित व्यवस्था है क्या, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है क्या, आसपास ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं हो रहा है ना, कोई जैसे फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है तो उनका गंदा पानी कहाँ विस्तारित किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आसपास में कहीं कूड़े कचरे के ढेर तो नहीं लगे हुए। तो ऐसी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और वहाँ पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था करवाएंगे। दूसरा, अपने आसपास कूड़ा करकट व पानी आदि इकट्ठा होने से रोकेंगे ताकि उनमें कीड़े मकोड़े नहीं पनपे और विभिन्न प्रकार की बीमारियां ना फैले। अपने आस पड़ोस में सफाई के प्रति लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे ताकि सभी लोग इसके महत्व को समझें और अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला प्रश्न था। आगे देखें प्रश्न संख्या 2। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। यानी ये बोल रहा है कि जैसे डॉक्टर वगैरह है, नर्स है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, तो वो बाकी लोगों की तुलना में बीमार रोगों के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। भाई वो बीमार लोगों का तो इलाज करते हैं, तो वो तो पूरे दिन जो बीमार रोगी है उन बीमार रोगियों के संपर्क में रहते हैं। तो फिर वो अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं, तो वो अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं, इसका हमें आंसर देना है। तो देखो बच्चों, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी अच्छी आदतों के कारण अपना बचाव कर पाते हैं। ये अच्छी आदतें क्या हैं देखो। तो अच्छी आदतें कौन कौन सी है। सबसे पहले, मरीज को देखने के बाद
हाथ अच्छी तरह धोते हैं। जब वो मरीज को टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोते हैं, ताकि अगर मरीज को चेक करते समय उस मरीज के शरीर से कुछ कीड़े, विषाणु या छोटे मोटे जीव उस डॉक्टर या नर्स के संपर्क में आए हैं तो वो हाथ धोने से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, है ना। दूसरा, मरीज की जांच करते समय मास्क का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तीसरा, सीधे शारीरिक संपर्क से क्या करते हैं, बचते हैं। चौथा, संतुलित आहार तथा स्वच्छ पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन कुछ अच्छी आदतों का वो उपयोग करते हैं और इन अच्छी आदतों के आधार पर वो अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखें प्रश्न संख्या 3। अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन कौन सी 3 बीमारियां होती है और इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दीजिए। यानी कि अपने आसपास के वातावरण में देखिए और पता कराइए कि आपके आसपास कौन सी 3 मुख्य बीमारियां हैं जो बार बार फैलती रहती है, और फिर इन बीमारियों को रोकने के लिए आप अपने जो स्थानीय प्रशासन है, जो चिकित्सा विभाग हो गया, दूसरा जो सामाजिक जागरूकता विभाग हो गया जो समाज के लिए काम करता है, उन स्थानीय प्रशासन को आप क्या सुझाव देंगे। तो देखिए बच्चों, पास पड़ोस में सामान्यतः हमारे यहाँ पर 3 बीमारियाँ होती है। पहली मलेरिया, दूसरी डेंगू और तीसरा वायरल बुखार। ये 3 ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में सामान्यतः होती रहती है। ठीक है, अब इनको रोकने के लिए हम क्या सुझाव देंगे वो देखें। पहला, आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। सबसे पहला क्या सुझाव देंगे कि अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा, स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, पड़ोस में रसायनों का छिड़काव व धुआं करना चाहिए ताकि मच्छर पैदा न हो। यानी अपने आस पास में जैसे नीम की पत्तियों का धुआं हो गया, कुछ कीटनाशकों अथवा दवाइयों का सेवन हो गया, ताकि आपके आसपास में जो मच्छर है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, इन मच्छरों की अगर उत्पत्ति नहीं होगी तो इन प्रकार की जो बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, डेंगू या वायरल बुखार, इनके फैलने की संभावना भी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे और हो गया कि नालियों की नियमित सफाई और सीवर जल का उचित निकास होना चाहिए, और घर की छतों पर किसी भी बर्तन में ज़्यादा समय तक पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, और पानी की टंकी में ढक्कन लगा होना चाहिए। ये कुछ सामान्य सुझाव है जो हम अपने स्थानीय प्रशासन को देंगे ताकि वो इन सुझावों को लागू कराए और अपने आसपास के वातावरण में जो बीमारियां हो रही है उन बीमारियों से हमारे समाज और आसपास के लोगों और जो हमारा गांव या शहर, गली, जो मोहल्ला है उसमें विभिन्न रोगों से क्या कर सके, लोगों का बचाव कर सके। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है और उसे कौन सी बीमारी है। यानी एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं बोल पा रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है, और अगर बीमार है तो उसे कौन सी बीमारी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बच्चा बीमार है कैसे जानेंगे, तो कुछ खास प्रकार के लक्षणों जैसे दस्त हो गया, छोटे बच्चों को खांसी आ रही है, उल्टी आ रही है या बुखार आ रहा है, वो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, या उसकी बोलने या चलने की जो क्रिया है वो बदल गई है, तो निश्चित रूप से हमें पता लग जाएगा कि बच्चा क्या है, बीमार है। ठीक है, अब उसे कौन सी बीमारी है ये कैसे पता लगेंगे, तो सामान्यतः हम कुछ रोगों के कुछ क्या होते हैं, खास लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है, जिनके द्वारा हम रोग का पता लगा सकते हैं। अथवा हम डॉक्टर के पास जाकर उसकी जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद हमें पता लग जाएगा कि उसे कौन सी बीमारी है। ठीक है बच्चों, तो एक बच्चा बीमार है, इसके लिए हम उसके लक्षणों जैसे उसकी दस्त, खांसी, उल्टी आना, बुखार, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, बार बार रोना, ये ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा बीमार है। और उसे कौन सी बीमारी है ये जानने के लिए हम उसके कुछ खास लक्षणों से भी पहचान कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी हम चिकित्सक के पास जांच करवा के भी उसकी बीमारी का पता लगवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पूर्ण बीमार हो सकता है और क्यों। यानी कि जो कुछ हमें स्थितियाँ दी गई है और बताना है कि किन स्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है और क्यों। देखो, जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा है, जब वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह शीर्षक के रोगी की सेवा कर रहा है, और मलेरिया से ठीक होने के 4 दिन बाद वो उपवास करता है
और शीर्षक के रोगी की सेवा कर रहा है। तो देखो, जो पुनः बीमार होने का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर बन रहा है वो कौन सा कारण बन रहा है? सी, कि एक तो वो मलेरिया से अभी ठीक ही हो रहा है, उसके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा चाहिए ठीक होने में, और वो ऊपर से क्या रखा है? उपवास रख रहा है। और जब वो उपवास रखेगा तो उसे संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, और संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण है, और साथ ही साथ वो शीर्षक के रोगी की सेवा कर रहा है, तो उसकी बीमारी भी उसमें फैलने की पूरी संभावना है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो कौन सा हो सकता है? तीसरा। तो देखो, कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है यदि सी, जो ऑप्शन सी है वो सही है, कि मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन बाद वो उपवास करता है और शीर्षक के रोगी की सेवा कर रहा है, क्योंकि 4 दिन उपवास रखने के कारण शरीर को पर्याप्त संतुलित भोजन नहीं मिल पाएगा, और जिसके कारण शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और शीर्षक एक कैसा रोग है? संक्रमण रोग है, यानी संक्रामक रोग है। तो अगर वो शीर्षक रोगी के संपर्क में आ रहा है तो उसमें भी शीर्षक रोग के फैलने की संभावना बन सकती है। तो तीसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है तो उसका कारण क्या है? कि जैसे एक किसी रोग से वो ठीक हो रहा है और उसके कुछ ठीक होने के कुछ ही दिन बाद वो उपवास रख रहा है और किसी दूसरे रोगी के संपर्क में आ रहा है, तो उसके पुनः बीमार होने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं और क्यों? ठीक है, इसमें भी कुछ स्थितियां दी गई है और बताया गया है कि आप इनमें से किस स्थिति में ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और क्यों। पहला, जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, और जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। देखो, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण स्थिति है जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं? तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? कि आपका जो मित्र है वो खसरा रोग से पीड़ित है, क्योंकि खसरा रोग कैसा है? खसरा रोग एक प्रकार का संक्रामक रोग है, और अगर आपका मित्र खसरा रोग से पीड़ित है, अगर आप उसके साथ में रह रहे हो या उसके आसपास उसके साथ अपनी दैनिक जीवन की वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हो, तो निश्चित रूप से वो संक्रामक रोग आप में भी फैलने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब हमारा मित्र खसरा रोग से पीड़ित है तब हम भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि खसरा रोग एक संक्रमित रोग है। जब हम मित्र से मिलने या उसका ध्यान रखने के लिए बार बार उसके घर जाएंगे तो हम भी संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखें प्रश्न संख्या 7। यदि आप किसी एक संक्रामक रोगी के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनते हैं? स्वयं को या अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग को, और क्यों? ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किसको चुनोगे? अपने आप को या फिर अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग को? और इन दोनों का क्या बताना है? कारण बताना है। तो देखो, यदि हम किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं तो हम अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग के टीके की खोज करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। यानी कि हम स्वयं के बजाय एक बड़े समुदाय की बात करेंगे, अपने एक बड़े क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 था। तो आपके जो अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं, इसके सभी प्रश्न, जिसमें पाठ के भीतर के प्रश्न और अभ्यास प्रश्न, इन सभी अभ्यास प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो बच्चों, आपकी जो विज्ञान विषय थी कक्षा 9 की, वो आपके नवीनतम सिलेबस 2021 के अनुसार हमने पूरी पढ़ ली है, जिसमें हमने अध्याय 1 से लेकर 13 तक जितने भी चैप्टर थे उन चैप्टर की व्याख्या और उनके अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।